आज सुबह सुबह संजय राउत ने एक ट्वीट किया था जिसमें गुवाहाटी और चौपाटी को जोड़कर एक तंज उन्होंने कसा था, लेकिन चौपाटी वाला जो तंज था उनका वो चौपट हो गया जब उदय सामंत ने फ्लाइट पकड़ ली चौपाटी से गुवाहाटी की। तो अब यहाँ पर संख्या 39 की हो गई है। हमारे साथ इस समय मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विद्या, क्या शिवसेना सुप्रीम कोर्ट की तरफ कल बहुत टकटकी लगाकर देखेगी? हालांकि डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे उन्होंने तो खारिज किया कि इस तरह की चीज के कोई मायने नहीं है, लेकिन क्या वो इस चीज को संजीदगी से ले रहे हैं इस समय? जी देखिए, ये तो बेंच पर निर्भर करेगा वो सुनवाई के दौरान क्या क्या पूछते हैं। लेकिन जैसा कि डेप्यूटी स्पीकर के वकील भी बता रहे थे कि दरअसल इस पूरे मामले में क्योंकि अभी तक सिर्फ नोटिस इश्यू हुआ है, डेप्यूटी स्पीकर ने अपना ऑर्डर पास नहीं किया है, ये बहुत प्रीमेच्योर है, ऐसा उनके वकील का कहना है। और यही वजह है कि ये उनका बेसिकली यही कहना है कि प्रीमेच्योर होने की वजह से मोस्टली सुप्रीम कोर्ट इसको अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा, कहेगा कि प्रोसीडिंग ओवर होने दीजिए, वहां पे अपना रिप्लाई फाइल करिए, वहां जब ऑर्डर आ जाएगा फिर आप आइएगा। तो ये फिलहाल अभी शिवसेना और उनके वकीलों का रुख नजर आ रहा है। पंकज, जो हिंसा नजर आई है दिन भर, जो तोड़फोड़ नजर आई है, जो तल्ख बयान जिनके बाद अचानक फिर हिंसा शुरू हो जाती है, क्या हम ये उम्मीद करें कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जब तक होती है, जब तक ये देखा जाए कि कोई निपटारा होगा या नहीं, या फिर ये वाली प्रेशर टैक्टिक्स जो सड़क पर जिस टैक्टिक्स को अंजाम दिया जा रहा है वो हम अभी सोचें कि कुछ समय तक जारी रहेगा? पंकज, आपकी आवाज आ नहीं रही है। हम तब तक अपनी अगली रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हम आपसे चर्चा इस पर करेंगे, क्योंकि संजय राउत की तरफ से धमकी दी जाती है कि हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं शिवसैनिक। यूं कहें कि शिवसेना अपने पुराने वाले रूप में नजर आ रही है और इसका जो सीधा असर होता है वो ये होता है कि दफ्तरों में तोड़फोड़ होती है या फिर बाइक रैलीज निकाली जाती हैं उन सभी इलाकों से जहां पर वो परिवार रह रहे हैं, जो बागी विधायक हैं उनके। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उससे राजनीति विज्ञान पढ़ने वालों को सीख लेनी चाहिए। सीख ये है कि अगर किसी पार्टी के विधायक बगावत करके अपने राज्य से 2000 किलोमीटर दूर बैठे हों तो उन्हें वापस लाने के क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। साम दाम दंड भेद, ये सारे के सारे तरीके शिवसेना इस वक्त अपने बागी विधायकों को वापस लाने के लिए अपना रही है। उद्धव ठाकरे ने पहले बागी विधायकों को समझाया, फिर सीएम आवास छोड़कर भावुक अपील की, यहां तक कि बगावत देखकर कुर्सी छोड़ने की बात भी कही। मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील, नाही, एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे। आणि म्हणून मला हे एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं, मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही, तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस याच्यावर आणखीन काय सांगू। मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे। मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन की जे प्रेम तुम्ही आजपर्यंत दिलं, उद्या मी सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही, पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल, तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा। लेकिन इस अपील के बाद भी जब बागियों के तेवर नहीं बदले तो फिर शिवसेना ने दंड की नीति अपनाई और तब से लगातार धमकी भरे अंदाज में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है, बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है।
तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत है। संजय राउत लगातार बागी नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं, जो शिव सैनिक सड़कों पर उतरे तो आग लगेगी, और वही हुआ। बागियों के खिलाफ माहौल तैयार हो गया तो फिर शिव सैनिकों का तांडव शुरू हुआ। ये राजकारण है। अगर आप कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जा सकते हो तो किसी और को बीजेपी के साथ जाना है, क्योंकि आपके सांसदों को बीजेपी के साथ जाना है, हिंदुत्व के साथ जाना है, तो उसके लिए आप उनको साथ देना चाहिए। आप कांग्रेस राष्ट्रवादी आपको चलेगी लेकिन आपके सांसद नहीं चलेंगे, ये गलत चीज है। और जो चल रहा है, जो पुलिस के आड़ में जो अभी ये सब चल रहा है, वो गलत चल रहा है। हंगामे को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के बागी विधायकों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया है। हर बागी विधायक के घर सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, आज महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के डीजीपी से बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा था। इस अपील का असर दिखाई दिया। हम कल मुंबई शहर से काफी बाहर निकले हैं। ये कल्याण का इलाका है, यहाँ पर भी शिवसेना की एक शाखा है और यहाँ तस्वीरों में आपको एकनाथ शिंदे, आनंद दिघे जो उनके गुरु थे, और बाल ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। अब यहाँ पर तोड़फोड़ ना हो, क्योंकि आपने देखा महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी तक की ओर से जब ये कहा गया कि जितनी शाखाएं हैं जहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, तो आप मेरे पीछे जिन पुलिस वालों को देख पा रहे हैं वो अब 24 घंटे तैनात हैं कि ऐसे जो शिवसेना की शाखाएं हैं, ऐसे जो उनके दफ्तर हैं, अब तोड़फोड़ ना हो। महाराष्ट्र की राजनीति अचानक से बदली है। 2 दिन पहले तक जो शिवसेना अपने बागियों की समझाइश में लगी थी, आज वही शिवसेना उन्हें सबक सिखाने के मूड में दिखाई दे रही। सड़क पर हो रहे प्रदर्शन बागियों को संदेश है कि वो लौट आए। फिलहाल राजनीतिक तनाव की वजह से मुंबई में धारा 144 लगाई गई है और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई में अभिषेक मिश्रा, पारस दामा के साथ ऋत्विक भालेकर, आज तक। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब कोर्ट पहुंच रही है। अब इन सवालों का जवाब ढूंढा जाएगा कि बागियों की सदस्यता रद्द होगी कि नहीं, शिवसेना किसकी है और सत्ता किसकी रहेगी। भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। जिस मजबूती के साथ एकनाथ शिंदे अपने पक्ष की जीत का दावा कर रहे हैं, उससे एक सवाल ये उठा है कि अगर नंबर गेम में शिंदे गुट मजबूत है तो वो मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं। दरअसल शिंदे गुट इस लड़ाई को कई रणनीतियों के सहारे लड़ना चाहता है। कुछ तर्क जो इस हालात पर शिंदे गुट दे सकता है वो ये है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसके अलावा स्पीकर चुनने के लिए चुनाव हो, साथ ही बीजेपी के साथ बागी गुट का विलय होने की स्थिति बन जाए। साथ ही साथ वो ये भी चाहेगा कि सदन में सरकार का बहुमत परीक्षण हो जाए। इस तरह की रणनीति पर चर्चा के लिए एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ बैठकें भी की। यही नहीं, डिप्टी स्पीकर की ओर से आए नोटिस का जवाब देने के लिए कानूनी रास्ता भी तलाशा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा था। कल शाम 5 बजे तक इस नोटिस का जवाब देना है। एकनाथ शिंदे ने कम समय देने पर ऐतराज भी जताया था। जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है, उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, कानूनी लड़ाई भी शुरू है। अब आप बाकी सारे मामले आप सब जान चुके हो कि हमने क्या क्या नोटिस दे दी है। हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कौन सी नोटिस दे दी है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नोटिस जारी की है। माना यही जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मुंबई आने से पहले अपनी और अपने बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं और बहुत मुमकिन है कि सरकार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब मुंबई में वो अपने बागी विधायकों की एकता को बनाए रखें। मुंबई आने के बाद ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पागल लोग जिस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या?
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना से स्वस्थ होकर राजभवन वापस आ चुके हैं। राज्यपाल की वापसी के बाद सियासी सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है और मुमकिन है कि शिंदे गुट बीजेपी के साथ स्पीकर के चुनाव की मांग कर सकता है। बागी विधायक फ्लोर टेस्ट की भी मांग कर सकते हैं। मुंबई से पारस दामा और मुस्तफा शेख के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।